ठीक है। तो सेट के बारे में था, तो सेट में हम लोग क्या जान रहे हैं कि सेट जो है एक तरह का क्या है आपका कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन कैसा है तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या कि अगर कोई भी आदमी किसी भी चीज का सेट बनाता है तो वो सबके मतलब हर एक आदमी का सेट क्या बने, सेम बने। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि जितना भी सौर मंडल है, सौर मंडल सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट्स है उसका आपको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो हर एक आदमी बनाइएगा, उसी 8 प्लैनेट को रखिएगा, रखिएगा कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक ऐसा उठा के लेके आइएगा जिसका आता पता ही नहीं है, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। सब उसी 8 प्लैनेट को लिखिएगा, तो सबके लिए सेम हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कि वॉवेल लेटर्स का कलेक्शन बनाना है, तो वॉवेल लेटर का कलेक्शन बनाइएगा तो सब उस कलेक्शन में क्या लिखिएगा, A E I O U। ऐसा थोड़ी है कि आप लिखिएगा ABCD, दूसरा लिखेगा AEI OU, कोई लिखेगा ZY, ऐसा थोड़ी होगा। सबके लिए सेम बनेगा। तो यही है डिस्ट्रिक्ट मतलब वेल डिफाइंड का मतलब कि सबके लिए क्या हो वो चीज, सेम हो। ठीक है। अगर अब वेल डिफाइंड कौन नहीं है, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि ऐसा कलेक्शन आपको बनाना है जैसे कि आपके फेवरेट मूवीज का कलेक्शन है ना, हो सकता है कि सबका पसंद अलग अलग है, आपको कुछ और पसंद होगा, किसी और को कुछ और पसंद होगा, तो वो कुछ और इंक्लूड करेगा मूवी में, कोई और कुछ और इंक्लूड करेगा। किसी को होता है कि एक्शन वाला पसंद होता है, किसी को होता है रोमांटिक पसंद होता है, किसी को होता है कि ड्रामा पसंद होता है ना। तो सबका अलग अलग अपना है, तो जिसका अलग अलग है तो उसके हिसाब से अलग अलग सेट बनाता है। ठीक, तो ये जो है आपका वेल डिफाइंड नहीं। तो वेल डिफाइंड होने का पहला कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी आदमी उस सेट का किसी भी चीज का सेट बनाता है और उस सेट को हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं, तो इसका मतलब है क्या कि वो सेट कोई भी बनाए हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद डिस्टिंग्विशिबल कहने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट को आप अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, अगर कोई हम सेट बनाए हैं और उसको हम लोग बोले हैं क्या कि सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट्स है उसका आपको एक सेट बनाना है, आप क्या क्या लिखिएगा, मार्स लिखिएगा, मर्क्यूरी लिखिएगा, फिर वेनस लिखिएगा, फिर अर्थ लिखिएगा, फिर मार्स लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, जुपिटर लिखिएगा, सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ये ना होगा, यही 8 बनेगा। अब क्या आप हर एक को यही सेट वेल डिफाइंड है, क्योंकि हर एक आदमी जब भी बनाएगा तो यही चीज बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्या दिखता है, ये वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, अब हम लोग को समझना है कि डिस्टिंग्विशिबल का मतलब क्या है। हर एक को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मरकरी जो है आपका ऐसा प्लेनेट है जो नियरेस्ट टू सन है, नहीं लिख सकते आप, मरकरी इज अ प्लेनेट विच इज नियरेस्ट टू सन, तो ये नियरेस्ट है। वेनस को आप क्या लिख सकते हैं, अर्थ ट्विन, नहीं लिखते हैं। अर्थ ट्विन समझ रहे हैं ना, क्या, अर्थ के जैसी, अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करता है। मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। तो सबको यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका क्या, डिस्टिंग्विशिबल ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विशिबल। तो ये आपका क्या है, डिस्टिंग्विशिबल भी है, वेल डिफाइंड भी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, सेट है। ठीक, तो सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो सेट क्या है आपका, एक कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब ग्रुप है, किसका किसका है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का और डिस्टिंग्विशिबल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ कलेक्शन of well defined and
ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशिबल ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ गए, और डिस्टिंग्विशिबल का भी मतलब क्या हुआ, अलग अलग तौर पे आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए। अभी हम दो चार को बताए ना, ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। तो जितना भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, उसका अगर कलेक्शन बनाया जाए तो वो आपका क्या बनेगा, सेट बनाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंग्विशिबल भी है, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि प्रॉब्लम, आप लोग तो नए हैं, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर, दूसरा बताइए, दूसरा क्या, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, और बोलिए, और क्या क्या हो सकता है। नेचुरल नंबर्स भी है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट बनाइएगा तो वो हर एक के लिए क्या है, सेम ही है। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ और बनाइएगा दूसरा आदमी कुछ और बनाएगा, बिल्कुल नहीं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, आप एकदम धड़ल्ले से सब वही लिखिएगा, है ना। और और भी हो सकता है, जितना भी है ना नंबर्स वाला, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब का सब सेट ऑलरेडी है, क्योंकि आप लिखिएगा भी तो वही चीज। अगर आपको बोल दिया जाए कि होल नंबर का सेट बनाना है, तो होल नंबर में क्या लिखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ऐसा थोड़ी है कि कोई और कुछ लिखिएगा, नहीं नहीं लिखिएगा, सब तो वही चीज लिखिएगा, तो वो भी आपका क्या है, आपका सेट। तो इसी तरह से ये क्या होगा, मेन है आपको समझना कि सेट में दो चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज है आपका वेल डिफाइंड, और दूसरा वर्ड है आपका डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स अगर समझ गए आप, तो आसानी से आप सेट पहचान सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सेट नहीं हो सकता है वो भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या, कि कलेक्शन किसका बना दे, फेवरेट सॉन्ग्स का, फेवरेट मूवीज का, ब्यूटीफुल वुमेन्स का, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स का, हैंडसम बॉयज का। तो इसमें क्या होता है कि सबका पसंद नापसंद अलग अलग है ना। तो किसी के हिसाब से कुछ और होगा, किसी के हिसाब से कुछ और होगा। अब कोई बोलेगा क्या कि दीपिका पादुकोण सुंदर है, कोई बोलेगा ऐश्वर्या राय सुंदर है, नहीं बोलेगा, टॉप पे किसी और को रखेगा। सबका अलग अलग तरीके से सब अलग अलग अपना सेट बनाता है इस हिसाब से। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि सबके लिए तो ये अलग अलग बन जाएगा ना। तो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए आपके फेवरेट सॉन्ग्स का कलेक्शन बनाने के लिए, अब वही हो ना, किसी को दर्द भरा गाना पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को अब डीजे वाला बजा लीजिए, ठीक है, थोड़ा वो उस टाइप का गाना पसंद होता है। तो सबका अलग अलग पसंद है, और पसंद के हिसाब से अगर कलेक्शन बनाया जाए तो फिर सबका कलेक्शन क्या होगा, अलग अलग। तो अलग अलग है तो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सिर्फ क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, कलेक्शन बन गया, लेकिन सेट नहीं बोलेंगे उसको, समझ गए। तो कौन कौन सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ
फेवरेट सॉन्ग्स का, मूवीज का, एक ही में लिख दे। हैंडसम बॉयज का, इन क्लास। अब सबका अलग अलग है ना, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अलग अलग निकलेगा सबका। इसी तरह से ये सब क्या होता है, चलते रहता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का फिक्सेशन नहीं है, सबका अलग अलग होगा, इसीलिए ये वेल डिफाइंड बनेगा नहीं। और जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सारा आपका सेट नहीं बनाएगा। अब जब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और कैपिटल लेटर से डिनोट करने के बाद हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और वो ब्रैकेट कौन सा है, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, उसको हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ब्रैकेट्स का एक अलग और नाम है क्या आपका, पैरेंथेसिस। कहीं कहीं आपको ब्रैकेट की जगह लिखा हुआ मिलेगा पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का मतलब भी क्या है, ब्रैकेट ही है। ठीक है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेट को जब रिप्रेजेंट करने का बात आता है तो यूजुअली हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, एंड अ पैरेंथेसिस विच इज यूजुअली अ मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट के रूप में यूज करते हैं। मिडिल ब्रैकेट के बारे में पता ही होगा, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल ब्रैकेट। आइए, बिग ब्रैकेट होता है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूजुअली सेट इज denoted by capital letters and with middle bracket। ठीक है, तो सेट को जब रिप्रेजेंट करने का बात आता है तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, किसको लिखते हैं, सेट के एलिमेंट्स को। एंड इन दिस मिडिल ब्रैकेट elements of set are enlisted। इनलिस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज को लिस्ट आउट करना, वही इनलिस्ट हो गया, उसको मतलब वर्ब फॉर्म है। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल लेटर के साथ में क्या होगा, एक मिडिल ब्रैकेट होगा, और उस मिडिल ब्रैकेट में हम लोग किसको लिखेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखे थे ना अभी, प्लैनेट्स का सेट। प्लैनेट्स के सेट के लिए आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर लीजिए, मान लीजिए हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल पी से। कैपिटल पी मान लेते हैं, प्लैनेट्स का हो गया सेट। फिर उसके बाद क्या यूज करना है आपको, मिडिल ब्रैकेट को यूज करना है, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, जो उस सेट का क्या हो, एलिमेंट्स हो। कौन कौन सा एलिमेंट होगा, जो 8 प्लैनेट्स है, कौन कौन सा है, तो मार्स, फिर वेनस, फिर
अर्थ, फिर पहला तो मरकरी था ना, ये मार्स हो गया, फिर उसके बाद जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून। तो यही आपका क्या बन गया, एक सेट बन गया। दिखाए कैसे, विद अ कैपिटल लेटर यूजिंग अ पैरेंथेसिस विच इज मिडिल ब्रैकेट इन विच वी लिस्ट आउट क्या एलिमेंट। अरे पहले ही तो सीख लो, रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म दोनों बताएंगे ना अभी हम, वो ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिपीट नहीं होना चाहिए सेट। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी सब बताने लगेंगे तो बस पता चला फालतू का कंफ्यूजन। तो आराम आराम से समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करना है सेट को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से साथ, क्या होगा फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर क्या होगा उसके अंदर आपको क्या लिखना है, एलिमेंट। बात आया समझ में। चलिए अब उसके बाद क्या, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है ये दो तरह का है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ये एक अलग नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और एक है आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सेट को कितना तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज देख लिया ना कैसे रिप्रेजेंट करना है। कैपिटल लेटर, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, और उस मिडिल ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखिएगा, एलिमेंट्स। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका है, दो मेथड है। एक मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक मेथड आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा मेथड आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स है उसको इनलिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इनलिस्ट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज को इनलिस्ट करते हैं। किसको इनलिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज को, कि कौन कौन सा क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक, जैसे देखिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग को क्या इनलिस्ट करना है, हियर वी इनलिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट्स, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिएगा, रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, प्रॉपर्टीज को। हाँ, हियर वी इनलिस्ट प्रॉपर्टीज पूरा लिख दे, पहले पूरा लिखे। which are satisfied by all the elements। अब बोलिए, हम पूरा तो लिखते पहले। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, और वो प्रॉपर्टीज कौन सेटिस्फाई करेगा, जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट वो उसको क्या कर दे, उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। तो उसी को हम लोग किस में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। और जब एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी क्या लिखे थे, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स। हम लोग उसका रोस्टर फॉर्म अभी जस्ट देख चुके हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या लिखे,
एलिमेंट्स को लिखे है ना, सेट में जो है क्या लिखे हैं, एलिमेंट्स को। तो ये हो गया आपका क्या, रोस्टर फॉर्म। अब हम लोगों को लिखना है प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज में कैसे लिखेंगे। अगर इसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स का लिखे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं पी जो है कोई सेट है, पी क्या है, सेट है। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, आप कोई कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए। जितना भी प्लैनेट्स है सबका सब क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है ना। तो यही इसका क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज तो ये सबके पास है। अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, किसी और प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। करता है क्या, नहीं ना करता है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी आपको क्या मिला, कि वो क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, मान लीजिए कोई एक नोटेशन हम लोग यूज करते हैं उसके नाम के लिए। मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है एक्स, सच डैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, सच डैट। इसको क्या पढ़ेंगे, सच डैट। नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सच डैट। हिंदी में बोलता है ऐसा की, ऐसा की। ये एक्स है तो ये एक्स ऐसा है कि ये किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, ऐसा की। हो सकता है, अब ऐसा की जैसा कि, अब कहाँ जहां वेयर का दोनों मतलब होता है, जहां यूज कीजिए उसके हिसाब से बदलेगा। तो यही आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसमें क्या है, कोई एक्स एलिमेंट है और वो एक्स कैसा है, एक्स जो है प्लैनेट है। ठीक है, एक्स इज अ प्लैनेट, और ये प्लैनेट कहाँ का है, सोलर सिस्टम। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इसमें जो हम लोग लिखे हैं क्या लिखे हैं, प्रॉपर्टीज को लिखे हैं कि जो वो प्लैनेट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सोलर सिस्टम। ठीक है, और जब हम लोग एलिमेंट, इसी चीज को एलिमेंट के फॉर्म में लिखे थे तो कैसा लिखे थे, पहले मरकरी लिखे, फिर वेनस लिखे, फिर अर्थ लिखे, फिर मार्स लिखे, फिर जुपिटर लिखे, फिर सैटर्न लिखे, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है, और यही चीज का इसको हम लोग क्या लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको आप और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो तरीका लिखे हैं वही कंपल्सन है, इसको लिखने का और भी तरीका है। अब यहाँ पे हम प्लैनेट्स ऐसे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते थे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, कितना वैसे भी लिखता है। तो तरीका भी बस अलग है, बात वही चीज है। ठीक है, बात आया समझ में, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस, दिक्कत कुछ आप लोग को, आगे बढ़े। तो यही है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, एक है आपका रोस्टर फॉर्म, मतलब एलिमेंट्स लिखना है। एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज। कुछ कुछ कॉमन कॉमन याद रखते चलिए। ठीक है, जब भी आप रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या, एलिमेंट। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कैसा, कॉमन, जो सब के लिए होल्ड हो। ठीक है, सब के लिए होल्ड होने का मतलब ही तो कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए सेट के बारे में पढ़ लिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो चीज देख लिए। अब सेट का अलग अलग क्या है, आपका टाइप। ठीक है, सेट का क्या है, अलग अलग टाइप्स है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। कुछ नोटेशन दिमाग में रखिएगा, पहले लिख देते हैं। कुछ नोट पॉइंट है, कुछ सिंबल्स हम लोग दे यूज करेंगे इसमें। एक ऐसा सिंबल आएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसी को अगर काट दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू।
अब वो डज होगा डोंट होगा वो उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फॉर ऑल। ठीक है, तो ये सब चीज आप ध्यान रखिए। और कुछ बच गया? ग्रेटर देन इक्वल टू, इस सब का साइन तो पता ही होगा, उन्हें नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसका इसमें और इसमें क्या अंतर है? सही बात। ठीक है, और बोलेंगे इसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी बोला जाता है, और या फिर हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके लिए बोला जाता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। हाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर कहने का मतलब है क्या कि डेफिनेटली वो क्या होगा? बड़ा ही हो। कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही बड़ा होगा। वो तो डिपेंड करता है कि सेट कौन सा है। ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं, ये चार आप नोटेशन ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका हो गया बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया आपका फॉर ऑल, ये हो गया आपका सच दैट। अब इस बिलोंग्स टू के बारे में देखिए, अगर हम लोग कोई सेट लिखते हैं ए, और ये सेट के अंदर का एलिमेंट देख लेते हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है, 2 4 6 8 और 10, हम लोग इसका एक सेट बनाए हैं। अब इस सेट को बनाने के बाद हम लोग को क्या देखना है कि ये बिलोंग्स टू वाला रिलेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसके लिए, अगर लिखते हैं हम दो, क्या दो इस सेट में है? ठीक है, तो दो इस सेट में है तो हम लोग लिख सकते हैं ना उसको, टू बिलोंग्स टू ए। तो इसी के लिए हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में टू बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कभी कभी ऐसा देगा आपको कि लिखा हुआ रहेगा 9 ए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आप इसको भरना है आपको, तो क्या भरिएगा? क्या 9 इसमें बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता है, तो बस डजन बिलोंग टू। वो सबसेट होता है, वो पढ़ाएंगे, अभी आया नहीं है प्रॉपर सबसेट। सबसेट अभी तुम काहे एक स्टेप आगे जा रहा है, चलने तो दो पहले। तो आएगा सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, बहुत कुछ है अभी पढ़ना। ठीक है, बात आया समझ में, कब बिलोंग्स टू यूज करना है और कब नॉट बिलोंग्स टू यूज करना है। अगर एलिमेंट वैसा हो जो सेट के अंदर क्या हो तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू। अगर सेट के अंदर का नहीं है एलिमेंट तो उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू। बात आया समझ में? फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल का मतलब होता है जो हर एक के लिए क्या हो, काम करे। ठीक है, फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया? जो हर एक के लिए काम करे, उसी के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर ऑल। यहाँ पे अगर लिखा जाए, देखिए अगर हम लोग कोई सेट बनाते हैं, ठीक है, एक्स, क्या बनाए? सेट है एक्स, सच डैट कि एक्स बराबर आपका क्या है? 2n, एंड 2 डिवाइड्स एक्स। ऐसा देखे थे कभी? ये तो नहीं देखे होंगे, किताबों में नहीं मिलेगा कि एक्स सच डैट कि एक्स बराबर 2n। 2n मतलब क्या? 2n मतलब, अगर यार अगर आप 2n लिखते हैं तो इस 2n का मतलब क्या होता है? अगर n नेचुरल नंबर है तो बताइए क्या होगा? 2n क्या होगा? कौन सा संख्या?
इवन नंबर्स है ना, 1 रखिएगा, 2 2 रखिएगा, 4 3 रखिएगा, 6 4 रखिएगा, 8 नहीं मिल रहा है, 5 रखिएगा तो 10, 6 रखिएगा 12, 7 रखिएगा 14, तो ये क्या बन रहा है, इवन नंबर्स। और 2 जो है हर एक इवन नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स एक्स, और ये फॉर ऑल एक्स कहाँ से है, एन के हर एक मान के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। एन का हर एक मान जो क्या है, नेचुरल नंबर है, उसके लिए 2 क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, एक्स को। आप एन का वैल्यू 1 रखिएगा, अगर एन का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा 2, और 2 क्या 2 को नहीं डिवाइड करेगा, ऊपर से जा रहा है। एन देखिए, फॉर ऑल एन कहने का मतलब है कि एन का वो हर एक मान जो क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। अब हर एक मान एन का क्या क्या हो सकता है, अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से चलते रहेगा, चलते रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप एन चेक कीजिए कि क्या ये सही बात फॉर ऑल जो बोला है वो सही है कि नहीं, हर एक मान पे कटना चाहिए ना, कोई ऐसा मान आएगा क्या कि जहाँ पे नहीं काटेगा, वो चेक करना है हम लोग। तो चेक कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि n बराबर 1 लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी कि 2, ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी इसमें लगाया है कि जो ये 2 है वो x को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इस साइन को हम लोग बोलते हैं डिवाइड्स, क्या बोलेंगे, डिवाइड्स, मतलब जो पहले होगा वो डिवाइड करेगा अगले वाले को, वो डिवाइड वाला नहीं, जब हम लोग लिखते तो ऐसे नहीं लिखा हुआ था 3/4 ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता था कि जो नीचे वाला होता था वो डिवाइड करता था ऊपर वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन, एक सीधा लाइन, और सीधा लाइन से इसका मतलब समझना आपको डिवाइड्स, यानी 2 डिवाइड्स एक्स, मतलब 2 डिवाइड करेगा एक्स को, ठीक है, ना कि एक्स 2 को डिवाइड करेगा, ठीक। तो 2 × 1, क्या इस 2 को ये 2 काट सकता है, काटेगा। अब मान लीजिए n के जगह आप 2 लिखते हैं, अब इस n के जगह आप 2 लिखिएगा तो क्या मिलेगा x का मान, x बराबर 2 गुना 2 यानी कि कितना, 4। क्या इस 4 को ये 2 काट सकता है, डिवाइड करेगा क्या, 2 बार में नहीं काटेगा, 2 दूनी 4। अब उसके बाद अगर n के जगह पे आप 3 लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलता है, 2 × 3 यानी कि 6। क्या 2 इसको डिवाइड करेगा, एकदम करेगा। फिर अगर n के जगह पे आप 4 लिखते तो x बराबर क्या आता, 2 × 4 यानी कि 8, तो क्या मिलता है आपको, 2 डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, सब का सब तो x इवन नंबर ही है, और x अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2 से, तो यही 2 तो डिवाइड करेगा, है ना। तो n का मान बदलते रहिएगा, आपको हर एक इवन नंबर मिलते जाएगा, और इवन नंबर 2 से क्या होता है, कट जाता है। तो हो गया फॉर ऑल n, मतलब n के हर एक मान के लिए आपको क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है, और वो इवन नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, तो ये है आपका फॉर ऑल का मान, ठीक है। फॉर ऑल का मतलब हो गया कि वो हर एक वैल्यू को क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है समझ में नहीं आया।
फॉर ऑल का मतलब हो गया क्या कि एन के हर एक मान के लिए, वहां पे हम फॉर ऑल एन लिखे हैं ना, तो एन के हर एक मान के लिए जहाँ पे एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, आपको एक एक्स मिलेगा और वो एक्स कैसा होगा, 2n टाइप का, यानी कि इवन नंबर होगा, जो कि 2 उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये है फॉर ऑल का सिग्निफिकेंस, कि उस n के जगह पे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 के लिखने के जगह हम लोग डायरेक्टली फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए सेट का टाइप, तो रिपर सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशिबल ऑब्जेक्ट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको, विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक मिडिल ब्रैकेट का यूज करना है और उस मिडिल ब्रैकेट के अंदर किसको इनलिस्ट करना है, एलिमेंट्स को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देते, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या कर देते, प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होता था उसको इंक्लूड करते थे। अब टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला चीज, सब जब सेट बनाए होंगे तो ऐसा चीज आएगा ना, क्या ऐसा भी चीज हो सकता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो जब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वैसा सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो पहला आपका है, टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सा सेट है, तो पहला नंबर आप याद रखिएगा, एम्प्टी बोलते हैं, नल बोल सकते हैं, या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो नल सेट है, वॉइड सेट है, या फिर आपका क्या है, एम्प्टी सेट। तो वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। अ सेट इन विच a set A is said to be empty set if it has no element। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या हो, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो अ सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट, मतलब इसके अंदर आपका एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को यूजुअली जो है डिनोट किया जाता है किससे, फाई से। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, हम लोग किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई से। क्या कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगला है आपका सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक के को एलिमेंट होगा। सिंगल कौन, जो अकेला है, नहीं, जो अकेला है वही तो सिंगल, और उसी को बना दिया है, सेट में रख दिया है, इसलिए बोल दिया उसको सिंगलटन सेट। आगे बढ़े, पहला तो कोई एलिमेंट ना हो, उसके बाद एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो असेट इज सेट टू बी, असेट ए लिख लीजिए, कोई भी हो सकता है। असेट ए इज सेट टू बी अ सिंगलटन सेट if
it has only one element। सिर्फ और सिर्फ कितना एलिमेंट होगा? एक। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। बोला जाए अगर सेट ऑफ इवन प्राइम, बनाइए क्या बनेगा? कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। बनाइए। कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है? सिर्फ टू ही बनेगा, वही ना इवन प्राइम होता है। तो वो एक तरह का आपका क्या है? सिंगलटन सेट। ठीक है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? ये x सच डैट कि x क्या है? x इज इवन प्राइम। ये आपका किस में हुआ? क्या लिखे हैं आप? प्रॉपर्टीज। अच्छा प्रॉपर्टीज लिखे हैं तो ये किसमें बन गया? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? टू ही ना। और कोई है क्या इवन प्राइम? है ना। तो ये आपका क्या है? सिंगलटन सेट। क्या समझ में आया? सिंगलटन सेट। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होगा। ठीक है। नहीं, फाइ नोटेशन है ना। फाइ के साथ ब्रैकेट आप कब बनाइएगा? वो ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं फाइ को कब? जब बनाते हैं हम लोग पावर सेट। तब पावर सेट के बारे में कब है? पावर सेट जब हम लोग सबसेट पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है। सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है, जब सबसेट्स का आप सेट बनाइएगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। वो देखना है। तो सिंगलटन सेट, नल सेट, वाइड सेट समझ आया। ठीक है। अब अगला आपका देख लेते हैं हम लोग। एक होता है फाइनाइट सेट। ठीक है। क्या होगा? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वैसा सेट को बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। ठीक है। और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। A set A is said to be finite if the number of elements if the number of elements in set A is finite। ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या हो जाए? फाइनाइट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कोई सेट बना रहे हैं हम लोग, कैसा लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 सेट बन। अब इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है आप गिन सकते हैं ना? 1 2 3 4 5 6, 6 ही सेट, 6 ही एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स क्या हो गया? फाइनाइट। ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पता है ना? इनफाइनाइट मतलब कहाँ खत्म होगा कुछ नहीं पता, अब फाइनाइट मतलब फिक्स्ड है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो आपका क्या हो गया? फिक्स्ड। 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल कितना एलिमेंट है? 6 ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? फाइनाइट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। क्यों बोलेंगे फाइनाइट सेट? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपका क्या है? फाइनाइट है। और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होता है उसके लिए हम लोग एक नोटेशन यूज करते हैं एन ए। कोई भी सेट होगा उसके अंदर, जैसे कि लिखिए
ठीक है। तो एन और सेट का जो नाम है, इससे हम लोग क्या बताते हैं, क्या डिनोट करता है ये, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है उस सेट में। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ ए का मतलब कितना है, क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 आपका क्या है, फाइनाइट, इसीलिए ये आपका क्या बन गया, फाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और देख सकते हैं, कोई सेट हम लोग ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 13 15 17 19 21। ब्रैकेट में अब क्या चेक करना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या फाइनाइट है, तो ये भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेगा तो कितना है, एन ऑफ बी। और एन ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो बस यही एन ऑफ बी। ठीक है, तो एन ऑफ बी का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यही लिख दिए हैं एन ऑफ सेट। एन ऑफ सेट का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कोई भी सेट हो सकता है यहाँ पे। तो फाइनाइट सेट के लिए क्या कंडीशन है, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या हो, इनफाइनाइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा, अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज इनफाइनाइट। A set A is said to be infinite set if the number of elements in set A is infinite। तो सेम ही है, बस फाइनाइट की जगह हम लोग को क्या लिख देना है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो a set is said to be infinite set if the number of elements in set A is infinite। ठीक है, एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलते रहेगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट सेट। अब उसके बाद जैसे कि आई मान लीजिए 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, ये सो ऑन चलते रहा। ये भी क्या है, एक सेट है, किसका, इंटीजर्स का, नहीं है। और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपका, इनफाइनाइट, इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आया। नल सेट, सिंगलटन सेट, सेट क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक, अब अगला है आपका इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट हम लोग किसको बोलते हैं। अब देखिए, इक्वालिटी के बारे में बात आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई तुलना हो रहा होगा किसी न किसी से, कंपेयर कर रहे होंगे किसी न किसी से। अब जब कंपैरिजन का बात आ गया, तो कंपेयर करने के लिए एक सेट अपने आप से कंपेयर करेगा क्या, नहीं ना करेगा। जब इक्वालिटी के बारे में बात आएगा, तो इक्वालिटी के बारे में जब बात आता है, इसका मतलब क्या है, कि एटलीस्ट 2 सेट होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करें, कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद हमको ये पता चले कि हाँ वो इक्वल है कि नहीं।
तो इक्वल सेट के लिए क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि कम से कम कितना सेट होगा, 2, ठीक है। और वो दोनों सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट दोनों सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक है। उसको अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, कुछ लिखेगा कि एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी और एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए, ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो सब अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if, ठीक है। दो सेट हम लोग लिए हैं ए और बी, उसको हम लोग कहेंगे इक्वल कब, जब एलिमेंट्स ऑफ ए किसमें होगा, बी में, और एलिमेंट्स ऑफ बी किसमें हो जाए, ए में। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स सेम होगा, ठीक है। इफ the elements of A and B are same, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड एन ऑफ ए बराबर कितना होना चाहिए, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये भी बराबर होना चाहिए। तब ऐसा नहीं हो जाए, अगर मान लीजिए क्या कि ए कोई हम लोग सेट बनाए